बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है ये। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये बेसिकली पॉपुलर है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन रेगुलेशन के नाम से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है आर्चिबाल्ड गैरट की बुक से, और इन्होंने एक बुक लिखी थी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें इन्होंने दो डिजीज का बहुत ही डिस्क्रिप्शन दिया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया। और इन्होंने अपनी इस बुक में ये लिखा है कि ये दोनों एंजाइम के डिसऑर्डर्स हैं, मतलब इनकी एंजाइम्स ना होने की वजह से ये दोनों डिसऑर्डर हुए। लेकिन बीडल और टॉटम एक दो ऐसे फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया कि एक जीन अब्सेंट होने के कारण एंजाइम्स की डिफिशियंसी हो जाती है या एंजाइम्स अब्सेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक पाथवे अफेक्ट होता है। इन्होंने यह स्टडी न्यूरोस्पोरा फंगाई पे किया। इट इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेयर। न्यूरोस्पोरा इज द ड्रोसोफिला ऑफ किंगडम प्लांटी, और बड़ा सिंपल वर्ड में नीट में कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन के लिए। आर्चिबाल्ड गैरोड ने किस डिजीज़ का नाम लिया है ये भी पूछा गया है। बुक कौन सी लिखी है, तो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म बुक लिखी है। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। बीडल टॉटम ने कॉन्सेप्ट दिया, हाइपोथेसिस दी, जिसको आज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बड़ा सिंपल शब्दों में ये कहा है, वर्ड्स में, कि वन जीन रेगुलेट द वन एंजाइम, मीन्स वन जीन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन एंजाइम ओनली। फॉर एग्जाम्पल, the enzyme of the phenylketonuria is released by the gene, only one gene. There are lot of examples. lag gene, lag z regulate the formation of the beta galactosidase only. lag y is responsible for the permease enzyme. Okay, so there are lot of examples and हम आगे स्टडी करते रहेंगे इनके लिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जीन क्या है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने व्यूज दिए और जीन की स्टडी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जीन डीएनए है या आरएनए है। फिलहाल में जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ बात आई है बच्चों वही जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? ओके, सो हियर जेनेटिक मटेरियल इज दैट which have the four properties basically. So what are the four basic properties for the genetic material? So first property is that it should be make copy of itself, means replication. तो सबसे बड़ी चीज़ है जेनेटिक मैटेरियल का सबसे बड़ा जो करेक्टर है कि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज, अपनी रिप्लिका बनाने में सक्षम होना चाहिए, एबल होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, केमिकली स्टेबल होना चाहिए कि स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी ऑल द स्कोप फॉर म्यूटेशन, ये म्यूटेशन गेट करने में एबल होना चाहिए। म्यूटेशन होगा एवोल्यूशन होगा। ओके, दिस इज बिकॉज म्यूटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स सडन चेंजिंग इन द करेक्टर विच आर द बेस ऑफ द इवोल्यूशन। सो इट इज द वेरी क्लियर। It should be express itself following the Mendelian principles of inheritance, वो भी फॉलो करना चाहिए। बट यहाँ पर दो न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए। कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो स्टडी करते हैं स्टेबिलिटी। सो आरएनए इज लेस स्टेबल और अनस्टेबल, बट वाई, क्यों? तो यहाँ 3 पॉइंट्स हैं फंडामेंटल। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर कंटेन फ्री OH। ओके, डेट्स वाई RNA इज अनस्टेबल एंड मेक डिग्रेडेबल। सेकेंड,
It contain uracil, which make unstable. It also work as a catalyst. Ribozyme is a catalyst. Ribozyme is nothing. RNA is the ribozyme, means when RNA behave as a catalyst, then it is named as the ribozyme. Okay. So hence it is the reactive, more reactive. RNA mutates faster in compare of DNA, so it is the unstable. But now why DNA is more stable? Question is also that. So first thing is DNA is double stranded and both strands are the complementary, so it is the stable. It contains thymine instead of the uracil, which give the additional stability. DNA is more stable chemically and structurally, so it stores the genetic information. So this is the very simple, students, here. Now question is that we'll study again what is the feature of the genetic material. So see here, a well developed genetic material, a good genetic material should be contain following features. What? It should be able to occasionally develop inheritable changes, means get mutation, to allow adaptation and evolution to occur in the organism. Second, it should be able to precisely duplicate itself, forming its exact carbon copy. It should be able to store information in the coded form for the control of biological functions of the cell. Its amount should be the same in all somatic cells. It should allow diversity corresponding to the variety of organisms. It should be able to accurately pass its copies into progeny, means offspring. It should be present in every cell. It should be able to express its information in the progeny. But DNA is genetic material or not? This to be explained by the two experiments very clearly. And here first and most popular experiment is the transforming principle, and second is the transduction, means bacteriophage या blender experiment. So here we discuss about the first experiment, और इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले दिया था ग्रिफिथ ने. इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को यूज किया था. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक माइक्रोब होता है, बैक्टीरिया है. इट कॉज द निमोनिया डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन अदर एनिमल्स. ओके, इट्स अनदर नेम इज ऑल्सो हियर डिप्लोकोकस निमोनियाई. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कंटेन या हैज two strains, R strain and S strain. Here S strain is more harmful, means it is the pathogenic. But why? क्यों? 3 रीजन है बच्चों इसके, 2 रीजन है इसके पैथोजेनिक के. पहला, ये स्मूथ कॉलोनी बनाता है कल्चर मीडियम में. दूसरा, ये पॉलीसैकेराइड्स की कोट प्रोड्यूस करता है, और पॉलीसैकेराइड की कोट्स पैथोजेनिक नेचर की होती है. इट कॉज द pathogenic means pneumonia, so it is the virulent, means it is the pathogenic in nature. But R strain is just opposite. It never be produced smooth colony, it produce the rough colony in the culture plate. Okay, and it never produce polysaccharide coat, so it is the non virulent, means non pathogenic, means it never be cause the pneumonia. So here in his experiment, what did by the Griffith? So see here in this figure, in first experiment Griffith inject a S strain in the mice. जब ग्रिफिथ ने पहले एक्सपेरिमेंट में माइस के अंदर S strain को इंजेक्ट किया, माइस की डेथ हो जाती है. क्यों डेथ हो जाती है? S strain बैक्टीरिया ने पॉलीसैकेराइड रखता है और उसको वो पैथोजेनिक कर देता है. पैथोजेनिक होने की वजह से क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाती है, माइस की डेथ हो गई. लेकिन जब दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने R strain को इंजेक्ट किया, तब माइस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, माइस हेल्दी रहता है. रीजन, R strain में कोटिंग लेयर नहीं होती, मीन्स पॉलीसैकेराइड लेयर नहीं होती.
लेकिन जब इन्होंने तीसरे एक्सपेरिमेंट में माइस के अंदर एस स्ट्रेन वैरायटी को या बैक्टीरिया को हीट किल्ड करने के बाद इंजेक्ट किया, तब वो सर्वाइव करता है। सर्वाइव करने का रीज़न, व्हेन ही heated and killed the S strain bacteria, then during that time polysaccharide layer is to be completely removed। polysaccharide layer क्या हो जाती है बच्चों, रिमूव हो जाती है। लेकिन जब इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि हीट किल्ड थे उसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, और उस मिक्सचर को मीन्स इन्होंने क्या किया फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बच्चों, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करने के बाद इंजेक्ट कर दिया। अब जब इन्होंने इंजेक्ट किया तब माइस की डेथ हो जाती है। तब इन्होंने अपना एक कॉन्क्लूजन दिया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा था जो कि आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एस स्ट्रेन में। ठीक है, मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया contains something, okay, contains something which transform live R strain into the S strain and cause the pneumonia, but no one is satisfied that. So in the next time 3 scientists proposed the biochemical nature of transforming principle, means transforming material। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया था, एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, और इन्होंने इस पर वर्क किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को स्टडी किया, पूरे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। अब इन्होंने आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन मिक्सचर के 4 पार्ट्स किए। कितने? 4 पार्ट्स किए बच्चों इन्होंने। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, मिक्सचर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल दिए, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर केवल क्या था, पॉलीसैकेराइड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज। अब इन्होंने इसको जब इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस की डेथ हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब पॉलीसैकेराइड लेयर, जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था, उसके डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी, उसके रिमूव होने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मिंग में प्रिंसिपल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, आरएनए डाल दिया। आरएनए डालने के बाद मिक्सचर से आरएनए ख़त्म कर दिया गया, लेकिन देखा कि माइस की फिर भी डेथ हो जाती है, क्योंकि आरएनए यहाँ पर वर्क नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इफेक्ट नहीं हुआ। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया बच्चों कि प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीएज ने क्या किया, मिक्सचर के अंदर जितना भी प्रोटीन था उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फिर भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इन्होंने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर, मिक्सचर के अंदर क्या डाला बच्चों, डीएनएज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनएज? डीएनए डाइजेस्ट द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम ने क्या किया, ये डीएनएज ने क्या किया बच्चों, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। अब जब डीएनए ख़त्म हो गया, डीएनए नहीं रहा, देन माइस आर टू बी सर्वाइव। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि शुरू के 3 एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ डीएनए मौजूद था। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में डीएनए ना होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। डेट मीन्स इट इज़ क्लियर सो डैट डीएनए कंपोनेंट्स of the heat killed S strain transform the live R strain into the S strain bacteria. So this is the very clear, that means DNA forms molecular basis of the inheritance. लेकिन फिर भी 100% सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। 100% सेटिस्फैक्शन दिया गया हार्शे-चेस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। हार्शे-चेस ने यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म को यूज किया था। पहला बैक्टीरियोफेग, T4 बैक्टीरियोफेग, और दूसरा बैक्टीरिया ई कोलाई। हार्शे-चेस ने अपना ये एक्सपेरिमेंट दिया।
बैक्टीरियोफेज पर। और यहाँ पर होस्ट सेल किसका यूज किया गया था बच्चों? ई कोलाई का। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बड़ा क्लियरली एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब इनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। इन्होंने कल्चर मीडियम तैयार किया। पहले कल्चर मीडियम में इन्होंने क्या किया, वायरस को ग्रो किया गया। पहले कल्चर मीडियम में वायरस को ग्रो किया और उस कल्चर मीडियम के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस पड़ा हुआ था। रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ होती है? फॉस्फेट के अंदर होती है। फॉस्फेट इज द बेस ऑफ द डीएनए। ओके, सो वायरस को उस कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया जिस कल्चर मीडियम के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस थी। वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस का बना दिया गया। दूसरे कल्चर मीडियम को दूसरा बैक्टीरिया वायरस तैयार किया गया। दूसरे तरह के जो वायरस तैयार किए गए उनमें रेडियो एक्टिव सल्फर एंटर कराई गई। अब इन्होंने अलग अलग कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने जब कल्चर इफेक्ट कराया तब इन्होंने क्या देखा, फाइनल में बड़ा ही सिंपल इन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया इन्फेक्शन होने के बाद। और इन्होंने देखा कि दीज दो इन्फेक्शन दीज रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज वर यूज्ड इंजेक्ट द ई कोलाई फेजिस ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। पहली चीज़ बच्चों, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस के द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है तो केवल उसका जेनेटिक मटेरियल ही अंदर एंटर करेगा। नंबर 1 पॉइंट, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ओनली genetic material of bacteriophage is enter into the E. coli, not of the protein। डीएनए एंटर किया, डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस थी, प्रोटीन एंटर नहीं किया, जबकि प्रोटीन में क्या था बच्चों? रेडियो एक्टिव सल्फर थी। वायरल कोड बाहर रह जाता है, वो एंटर नहीं करता है। डेट मीन्स एक्सपेरिमेंट इज कम्प्लीटली ब्लैंड। एक्सपेरिमेंट में कोई भी गुंजाइश नहीं है कि वो मतलब प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाए। सो दिस इज नॉन एज द ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। कल्चर हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई, वायरस पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हुई। वायरस पार्टिकल्स फॉर्मेशन होने के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई, पार्टिकल्स बन के तैयार हुए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या बच्चों देखा? इन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किए। क्या? नंबर 1, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद फेग विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन मीन्स विद सल्फर 35, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल। सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं पाया गया। फिर एक बात सुनिए, जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव प्रोटीन के द्वारा इन्फेक्ट किए गए थे, प्रोटीन कोड अंदर ना एंटर करने की वजह से उन बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं पाया गया। ठीक है, लेकिन जो उनका कल्चर मीडियम था उसमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे एक्सपेरिमेंट में जहाँ रेडियो एक्टिव डीएनए यूज किया गया था, रेडियो एक्टिव डीएनए, वायरस का रेडियो एक्टिव डीएनए क्या हुआ बच्चों? बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर गया, जिसके कारण रेडियो एक्टिविटी सेल के तो अंदर डिटेक्ट की गई, लेकिन कल्चर मीडियम में उसके सुपरनाटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिटेक्ट नहीं किया गया। डेट मीन्स व्हाट हैपेंड हियर? द above observation explain that it is the DNA that enter the bacteria and form the new bacteria, not protein. Hence, it was concluded that DNA is the genetic material, not protein. सीधी सीधी बात है बच्चों, बैक्टीरियोफेज का केवल डीएनए ही बैक्टीरिया में अंदर एंटर किया था, प्रोटीन तो एंटर किया ही नहीं। जब प्रोटीन एंटर ही नहीं किया तो फिर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन में नहीं जाएगी, वो कल्चर मीडियम में रह गई। लेकिन दूसरे पैटी डिस्क के अंदर जो कल्चर मीडियम था उसमें
प्रोटीन रह गया और रेडियो एक्टिव डीएनए अंदर एंटर कर गया, तो जैसी बात है सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी पहुंचेगी। तो बच्चों ये 2 एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने ये क्लियर किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट आरएनए। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। गुड डे, गुड